अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 टॉपिक नंबर 5 पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल पॉपुलेशन vary over time and the factors which cause variation are described by population dynamics। कह रहे बच्चों, जो एक एनिमल पॉपुलेशन होती है उसका नंबर और उसका स्ट्रक्चर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है विद द टाइम। ठीक है, वो जो फैक्टर्स जो इन वेरिएशंस को लाते हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद स्टडीज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एंड द फैक्टर्स दैट रेगुलेट पॉपुलेशन साइज सच एज। कह रहा बच्चों, पॉपुलेशन डायनामिक्स किसके साथ डील करती है? इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस। कह रहा है कि जो एक पॉपुलेशन के साइज के अंदर जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चेंजेस आती है उसकी स्टडी, और जो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के साइज को रेगुलेट कर रहे होते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। एंड द फैक्टर्स व्हिच रेगुलेट पॉपुलेशन साइज आर इनफ्लो, बर्थ्स एंड इमिग्रेशन एंड आउटफ्लो, culling to pick and destroy individuals like seal, deer, predation, natural death, accident, emigration. First of all, we see characteristics of a population. A population is a group of individual of a single species living in same general area. कह रहा है बच्चों, जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है ऑफ अ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया। Members of population rely on same resources, are influenced by similar environmental factor and have a high likelihood of interacting with and breeding with one another। कह रहा है कि जो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं वो सेम रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, सेम इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरी कैपेसिटी एंड वायबल साइज। अब ये करेक्टरिस्टिक्स है जो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ इज increase in number of individual of a population is called population growth। एक पॉपुलेशन के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का जो इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। कंसीडर व्हाट हैपेंस इफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स इंटर एन अनऑक्युपाइड एरिया assuming there is enough food and that predation and disease are not too severe, the production will occur and the number of individuals will increase। कह रहा बच्चों, कंसीडर करें कि कुछ इंडिविजुअल्स ने एक अनऑक्युपाइड एरिया में इंटर हो गए। ठीक है, कि अनऑक्युपाइड एरिया जहाँ पे पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। ठीक है, अब क्या होगा कि कह रहा आप ज्यूम करें कि वहाँ पे इतना फूड भी है, प्रीडेशन भी नहीं है, डिजीजेस भी इतनी कोई सुवियर नहीं है, तो क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेंगे वो और नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एट फर्स्ट देयर मे बी अ लैग फेज एज द इंडिविजुअल सेटल इनटू देयर न्यू एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी कि लैग फेज होगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है वो पहले सेटल हो रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। एज रिप्रोडक्शन गेट्स अंडरवे द पॉपुलेशन शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बाद में क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। द पॉपुलेशन साइज डबल एट रेगुलर इंटरवल। कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो डबल होता जाएगा एट रेगुलर इंटरवल। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज द पॉपुलेशन इज सेट टू ग्रो जियोमेट्रिकली। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, इसको आप क्या कहते हैं, डेंसिटी। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ मलबरी ट्रीज पर स्क्वायर किलोमीटर इन इस्लामाबाद or the number of E. coli bacteria per millimeter in the test tube is density। Next is distribution. The dispersion of individual in the population is called distribution। कह रहा है कि जो individuals की dispersion है population के अंदर उसको हम distribution कहते हैं। Three distribution patterns found in different population like clumped individuals, aggregate in patches, uniform और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो तीन तरह के होते हैं, एक क्लब्ड होती है एंड देन यूनिफॉर्म होती है और एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लब्ड में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो पैचेस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स आर इवनली स्पेस्ड होते हैं एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज कैरिंग कैपेसिटी।
there is a limit to the number of individuals that occupy a habitat. कह रहा है कि एक लिमिट होती है कि एक हैबिटेट में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है. The carrying capacity is defined as maximum population size that the environment can support. तो कह रहा है कैरी कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं वो मैक्सिमम पॉपुलेशन का साइज जिसको एक इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है. कैरी कैपेसिटी इज नॉट फिक्स बट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम विद अबंडेंस और लिमिटिंग रिसोर्सेज. यार बच्चों ये फिक्स नहीं होती कैरी कैपेसिटी डिफरेंट इन्वायरमेंट की, बट ये डिपेंड करती है स्पेस के ऊपर, टाइम के ऊपर और उसके अलावा रिसोर्सेज के ऊपर के रिसोर्सेज वहाँ पे कितने अवेलेबल है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट. द डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर is providing family planning and productive health services to various programs. First of all, family welfare centers, mobile service units, productive health services, RS centers being run by various NGOs with assistance of Population Welfare Department. Next is human impact on ecosystem. Human activities have had significant effect on ecosystem worldwide. कह रहा है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर. These impacts are often negative and have led to environmental degradation, loss of biodiversity, disruption of natural processes. कह रहा है ये जो impacts है ये नेगेटिव भी है लेकिन इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. बायोडाइवर्सिटी यानी जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की वो क्या रही है कब होती जा रही है. नेचुरल जो प्रोसेसेस है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है. हियर आर सम वेज इन व्हिच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड इकोसिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन. डिफोरेस्टेशन, large scale clearing of forest for agriculture, urbanization and industry destroy habitat for countless species. सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन करें हम यानी फॉरेस्ट को खत्म करें. क्या है कि जो हम लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को क्लियर करें कट करें किस लिए एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है, सिटी बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए. तो ये तो क्या किया कि इस डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि थाउजेंड ऑफ जो स्पीशीज है उनका हैबिटेट क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन. एक्सपेंडिंग सिटीज led to habitat loss, fragmentation, isolating populations, and reducing genetic diversity. Next is infrastructure development. Roads, dams, and other infrastructure products fragment habitat and disrupt wildlife migration patterns. Next is pollution. And pollution is of also three types: air pollution, water pollution, soil pollution. Air pollution. Emission from industry, vehicle, agriculture lead to acid rain, smoke and health problem for both humans and wildlife. क्या जो इंडस्ट्री से जो emissions निकलती है ये धुआं वगैरह, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स व्हीकल से, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर से वो क्या करते हैं वो एसिड रेन करते हैं जिसकी वजह और स्मोक करते हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमंस के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेड इनटू रिवर, लेक एंड ओशन हार्म एक्वेटिक लाइफ एंड डिस्टर्ब इकोसिस्टम. कह रहे कि जो पोल्यूटर्स वगैरह को हम फेंक देते हैं रिवर्स में, लेक्स में या ओशंस में, वो क्या है जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हार्म पहुंचा रही है. नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन. केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्री कंटेमिनेट सॉइल अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस emissions. Burning of fossil fuel release carbon dioxide and other gases, trapping heat in atmosphere and cause global warming. है ना बच्चों कि हम जो फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल और जो गैस है इसको जब बर्न करते हैं तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एटमोस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और वो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर चेंजेस. अल्टर्ड टेम्परेचर पैटर्न अफेक्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन बिहेवियर, often leading to mismatches with food sources and habitat. Next is sea level rise. Melting ice caps and glaciers contribute to rising sea level, threatening coastal ecosystem and communities. कह रहा है कि जो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो हमारे आइस कैप और ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं जिससे सी लेवल जो है ना वो राइज होता जा रहा है जिससे जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स है, ठीक है, कोस्ट लाइन है, उनको क्या एक खतरा है. नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. Overfishing, excessive fishing reduce fish population, disrupt marine food chain, and affect both aquatic and terrestrial ecosystem. Next is hunting and poaching. Illegal hunting,
poaching push many species to the brink of extinction, disrupting natural predator prey relation। कह रहा है कि जो हम इलीगल हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उससे बहुत सारी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज deforestation. Large animals decline affects plant populations as these animals play crucial role in seed dispersal and maintaining ecosystem balance. Next is invasive species. Introduction of non-native species. ओके अब आप क्या करें, जो कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज है उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, यानी जो स्पीशीज वहाँ पे नहीं होती किसी और एरिया से उनको ला के एक दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Invasive species outcompete native species for resources, leading to decline in native population and sometimes extinction। यानी कि जो अब इन्वेजिव स्पीशीज ला रहे हैं वो कम्पीट करती है नेटिव स्पीशीज के साथ रिसोर्सेज के लिए, और उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और एक्सटिंक्ट हो रही है नेटिव स्पीशीज। Altered ecosystem dynamic. Invasive can change soil composition, nutrient cycling, and fire regimes, altering entire ecosystem. Next is land use changes. Agriculture expansion. Large-scale agriculture lead to habitat loss, soil degradation, and increased use of pesticide and fertilizers. Next is monoculture farming. Planting large area with a single crop reduces biodiversity and make ecosystem more vulnerable to disease and pest. Next is loss of biodiversity. Extinction. Human activities have driven many species extinct, disrupting ecosystem and reducing genetic diversity। क्या बच्चों की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है यानी खत्म हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट इज genetic erosion. Reduced population can lead to inbreeding and loss of genetic diversity, making species more vulnerable to disease and environmental changes. Next is resource depletion. Water depletion. Excessive use of water for agriculture, industry, and domestic purpose deplete aquifer and dried up wetland, impacting aquatic ecosystem. Next is soil degradation. Unsustainable agriculture practices lead to soil erosion, loss of fertility, and desertification, rendering land unsuitable for many forms of life. These human impacts highlight the need of conservation efforts, sustainable practices, and global cooperation to mitigate further damage to ecosystem and protect the planet's biodiversity. Next is the greenhouse effect. The greenhouse effect is a natural process that warm Earth by trapping heat radiation। क्या बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को वार्म कर रहा है, कैसे जो हीट रेडिएशन है उनको ट्रैप करके। When the heat radiation from sun reach the earth, some of these are absorbed and warm the earth's surface, while the rest are radiated back into space। यानी बच्चों जब सन से हीट रेडिएशन आती है तो कुछ जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है, ज्यादातर जो है वो क्या हो जाती है, दोबारा स्पेस में चल जाती है, रेडिएट बैक, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। Greenhouse gases in the atmosphere trap some of this outgoing heat energy, preventing it from escaping back into space। अब कह रहा है बच्चों जब ग्रीन हाउस गैसेज जो रिलीज कर रहे हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, वो इन जो रेडिएशन है इनको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है और इनको दोबारा स्पेस में नहीं जाने देती। दिस टैप एनर्जी कीप आवर सरफेस वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एटमोस्फेयर। इट इज ड्यू टू दिस वार्म सरफेस ऑफ अर्थ दैट इट इज comfortable place to live. However, human activities, particularly burning of fossil fuel like coal, oil, and natural gas, and deforestation, have significantly increased concentration of greenhouse gas in atmosphere। यार लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एटमोस्फेयर में। द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, and fluorinated gases. These increased concentration enhance natural greenhouse effect, leading to a warming of Earth's surface. Carbon dioxide (CO2). Carbon dioxide is most prevalent greenhouse gas emitted by human activity. It is released when fossil fuels like coal, oil, and natural gas are burned for energy.
Deforestation also reduces the number of trees available to absorb carbon dioxide from atmosphere. Next is methane CH4. It is a potent greenhouse gas with much higher heat trapping ability than carbon dioxide. Although it is present in lower concentration, methane is released during production and transport of coal, oil and gas. Livestock and other agriculture practices also contribute to methane emission. Nitrous oxide N2O. It is released from agricultural and industrial activity, for example, combustion of fossil fuel and solid waste. Fluorinated gases. Fluorinated gases including hydrofluorocarbon HFCs, perfluorocarbons PFCs, and sulfur hexafluoride SF6, nitrogen trifluoride NF3 are synthetic gases used in variety of industrial application. These gases are released during their production and use. ये देखिए साइड पे फिगर 15.10 ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैपिंग हीट रेडिएशन. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इनका इफेक्ट क्या है. हियर आर सम ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग. द मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज ग्लोबल वार्मिंग which refer to the long term increase in earth average surface temperature. यानी कि इसका जो सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है. जिसका क्या मतलब है कि आज का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ greenhouse gases enhance natural greenhouse effect, leading to a rise in global temperature. This warming contribute to change in weather pattern and more frequent and severe heat waves. अब कह रहे हैं कि ये जो वार्मिंग है जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इससे क्या रहा है जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं और severe heat waves आ रही है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज. ग्रीन हाउस गैसेज आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज. Climate patterns are shifting, leading to altered precipitation pattern, more intense storms, changes in seasonal temperature. This can result in drought, flood, other extreme events affecting ecosystem and human society. अब इसकी ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है. क्लाइमेट जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है कि इंटेंस स्टॉर्म्स आ रहे हैं और इसके अलावा ड्राउट्स काज होते हैं, फ्लड काज होता है और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स. अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसके अलावा ये क्या कर रही है जो पोलर आइस और ग्लेशियर्स है उनको मेल्ट कर रही है. ठीक है, हायर ग्लोबल टेम्परेचर काज पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स टू मेल्ट एट एक्सेलरेटेड रेट. अब कह रहा है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर हायर होगा तो वो क्या करेगा जो पोलर आइस है जो पोल्स पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, और जो ग्लेशियर्स है उनको मेल्ट कर रही है एक फास्टर रेट पे. दिस कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल. जब वो मेल्ट हुए तो सी लेवल राइज हो रहा है विच पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कोस्टल कम्युनिटी या इकोसिस्टम. जिसकी वजह से जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, कोस्टल कम्युनिटीज है, ठीक है, उनको क्या एक बहुत बड़ा खतरा है. मेल्टिंग आइस आल्सो डिस्टर्ब हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल स्पीशीज सच एज पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. नेक्स्ट इज ocean acidification. The excess carbon dioxide in atmosphere is absorbed by ocean, leading to decrease in pH of seawater. Phenomena known as ocean acidification has detrimental effect on marine life, especially organisms with calcium carbonate shell or skeletons such as corals and shellfish. कह रहे बच्चों जो जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है ओशन, जिससे उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाती है डिक्रीज. इसको वजह से हम इसको कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन हो गया. ठीक है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट से मैरीन लाइफ के ऊपर. देन हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्लाइमेट चेंज caused by greenhouse gas can disrupt ecosystem and habitat, leading to shift in species distribution and loss of biodiversity. Some species may become extinct if they cannot adapt or migrate quickly enough to new climate conditions. Next is impact on agriculture. Changes in temperature and precipitation pattern affect agriculture. Some region may experience reduced crop yield due to drought or excessive heat. कह रहे हैं कुछ जो एरियाज है वहां पे रिड्यूस क्रॉप यील्ड हो रही है, इस वजह से ड्राउट की वजह से या एक्सेसिव हीट की वजह से.
Other may face increased pest and disease pressure. This can lead to food shortage and increased food prices. Next is health impact. Climate change related to greenhouse gases can have direct and indirect effect on human health. Human-related illnesses, respiratory problems due to air pollution, and spread of diseases by insects like mosquitoes are some of the health risks associated with climate change. Economic consequences. The environmental and societal impact of greenhouse gases can have significant economic consequences. These include costs related to disaster response, infrastructure damage, healthcare, reduced agricultural productivity. Addressing the issue of greenhouse gases is crucial to mitigating these effects. Efforts to reduce emission, transition to renewable energy sources, and adapt to the changing climate are essential to minimizing the long-term consequences of increased greenhouse gas concentrations in atmosphere. So students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.